हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुजफ्फरनगर की बड़े हादसे की खबर पर बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। रोडवेज, उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज की एक बस ने मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों को बस से कुचल दिया है। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 अभी भी जिंदगी की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। ये मजदूर पंजाब से निकलकर यूपी होते हुए बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। देर रात ये हादसा हुआ है। बस ड्राइवर, जो कि नशे की हालत में था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन मौके की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। मजदूरों का सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है। उनके मास्क, मजदूरों के जूते, चप्पल, कपड़े वहां पर बिखरे पड़े हैं। वे अपने साथ कुछ राशन भी साथ लेके चल रहे थे, जिसमें मसाले थे, गरम मसाले थे, काली मिर्च थी, हल्दी थी, लाल मिर्च थी। ये सामान था। अगर रास्ते में कहीं खाना बनाने का मौका मिले तो शायद वो बनाने के लिए अपने साथ ये मसाले लेकर चल रहे थे। वो बिखरा पड़ा हुआ है। वे उनके साथ बिस्किट के पैकेट और पूरी सब्जी भी थी, वे भी सड़क पर, जमीन पर बिखरी पड़ी है। ये हालात बताते हैं कि मजदूर कैसे हालात में अपना घर पहुंचना चाहते थे, अपने गांव पहुंचना चाहते थे। पिछले 55 दिन के लॉकडाउन के दौरान वे सरकारों से उम्मीद छोड़ चुके थे, उम्मीद में थे, लेकिन जब उम्मीदें उनका साथ छोड़ गई तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो प्रवासी मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं, वे दूसरे राज्य की सरकारों के साथ बातचीत करके ट्रेन या बस का इंतजाम करके उन्हें अपने गांव या घर भिजवाएं। लेकिन सरकारें इसमें नाकाम रहीं और उसके बाद मजदूर अपना धैर्य खो बैठे। मजदूरों की हालत ये थी कि उनको जिस तरह से सफ़र करना पड़ रहा था वे कर रहे थे। ये मजदूर पंजाब से निकलकर पैदल ही चल पड़े थे और मुजफ्फरनगर के पास हादसे का शिकार हो गए। रणवीर लगातार हमारे साथ बने हुए। रणवीर, जो बात अब तक समझ में आती है वो ये है कि अगर हाईवे पर कुछ लोग चल रहे होंगे, जैसे कि हमारे मजदूर भाई रात को चल रहे होंगे, तो वो बहुत संभव है कि एक दूसरे के पीछे पीछे एक रो में चल रहे होंगे, क्योंकि अगर बिखर कर वो चल रहे होते तो ट्रक पीछे से आता तो किसी एक को तो इल्म होता। ये मजबूरी देखिए हमारे मजदूर भाइयों की कि कुछ सेंटीमीटर की दूरी में उनके पीछे मौत होगी या फिर पीछे उनका अपना साथी कुचल गया होगा बस से, तो आगे वाले साथी को अंदाजा भी नहीं होगा क्योंकि उसके सर पर गठरी होगी और वो लाइन से चल रहा होगा। तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गठरियां हैं जो मजदूर भाइयों के सर पर शायद होंगी, ये उनका सामान है। अब धीरे धीरे तस्वीरें आ रही हैं इलाके से। हाईवे पर पड़ा हुआ हमारे मजदूर भाइयों का वो सामान है जो अपने पीछे मजदूर भाई छोड़ गए हैं। ये देखिए, बेसुध कुछ लोग वहां पर पड़े हुए हैं, कुछ लोगों को उठाने की जोर आजमाइश हो रही है। शुरुआती बिल्कुल तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त हादसा बस हुआ ही था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। कुछ लोग लेटे हुए हैं जमीन पर, सामान भी वहां पर है। रणवीर, अगर आप बता पाएं कि इन तस्वीरों में क्या हो रहा है, क्योंकि अंधेरे का वक्त है, साफ दिख भी नहीं रहा है। आपने कवर की है इस पूरी खबर को, जरा बताएं इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं वो कब की हैं, किस वक्त की हैं, उसके बाद मदद आई होगी मजदूर भाइयों के पास। देखिए, देर रात ये मजदूर जब सड़क पे चल रहे थे पंजाब से, ये सहारनपुर देवबंद का रास्ता है। और आपको बताऊं, जो दिल्ली से अगर हम हरिद्वार जाते हैं तो मुजफ्फरनगर होके जाते हैं और ये एक टोल पड़ता है। ये टोल के बाद से देवबंद के लिए एक रास्ता मुड़ जाता है, उसी मोड़ के पास ये घटना हुई है। और टोल से पहले की बात है, जब पंजाब से सहारनपुर के रास्ते देवबंद क्रॉस करके मुजफ्फरनगर में घुसे थे तो टोल के पहले की घटना है। सड़क के किनारे चल रहे थे ये मजदूर और पीछे से ये जो रणवीर, मैं माफी चाहूंगी कि आपको रोकना पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि एक और बड़ी और बहुत बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जो अपने दर्शकों को हम बता दें। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है इस वक्त। सुरक्षा बलों ने इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कुलगांव के यमरख इलाके को घेरा हुआ है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है, तो एक के बाद एक आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। और अब जो नई खबर आ रही है ये कश्मीर के कुलगांव से आ रही है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी भी चल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, मौजूदा हालात क्या, ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है और कितने आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं? जी देखिए, ये ऑपरेशन देर रात तकरीबन 12 बजे के करीब उस समय शुरू किया गया था, जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। तकरीबन 2 घंटे की गहन तलाशी के बाद रात 2 बजे के करीब पहली गोली चली थी, जिसके बाद से लगातार अभी भी ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि पुख्ता जानकारी है कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ही
ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर नहीं है। इस मुठभेड़ में जो मिलिटेंट छुपे वो एक मकान में छुपे हुए, उस मकान को घेरे में लेकर सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक किसी भी मिलिटेंट को नहीं मार गिराया जा सका है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो ट्रेनिंग अच्छी लिए हैं, इसीलिए हो सकता है कि इनमें कोई विदेशी भी मौजूद हो। जी आसिफ, बता पाएंगे ये जो आतंकी हैं किस संगठन से जुड़े हुए हैं? क्योंकि पिछले हमने कल आपकी रिपोर्ट देखी थी जिसमें आपने बताया था किस तरह से हिजबुल का कब्रिस्तान बन गया है जम्मू कश्मीर। क्या ये भी हिजबुल से ही जुड़े हुए हैं या किसी दूसरे संगठन से? जी देखिए, जब तक ऑपरेशन चल रहा है तब तक सुरक्षा बलों की तरफ से ना तो संगठन ना ही अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स की आमतौर पर पहचान जाहिर की जाती है, क्योंकि ये वो ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं जो सुरक्षा बलों की तरफ से जानकारी साझा नहीं की जाती। लेकिन हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बारे में ना तो सूत्रों के हवाले से ही ना ही सुरक्षा बलों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये किस संगठन से हैं और क्या वो लोकल है या विदेशी है। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। नजर लगातार बनाए रखिए इस खबर पर, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच एक और दुखद खबर आ रही है। लगता है कि आज की जो सुबह है हमारे मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही मनहूस है। गुना के हनुमान टेकरी बाईपास पर मजदूरों से भरे कंटेनर बस की आपस में भिड़ंत हो गई। 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ 55 लोग घायल हैं, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को गुना के सरकारी अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। तो ब्रजेश राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अभी ताजा हालात क्या है? प्रतिमा, ये रात की घटना है। तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में जो गुना का बाईपास है वहाँ पे एक कंटेनर में तकरीबन 100 लोग भरे हुए थे। ये सारे प्रवासी मजदूर थे जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आ रहे थे। गुना से एक खाली बस इस कंटेनर से टकराई, कंटेनर पलटा है। इस कंटेनर में बैठे हुए तकरीबन 100 लोगों में से 55 बुरी तरह घायल हुए हैं और जो 7 लोग हैं उनकी स्पॉट पर ही मौत हो गई है। घायलों को गुना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और कुछ और जो घायल लोग हैं उनको अड़ोस पड़ोस की जिले में भेजने की कोशिश की जा रही है, इनकी जान बचाई जाए। मगर निश्चित ही बड़ा हादसा है और फिलहाल प्रशासन इनकी तीमारदारी और घायलों के इंतजाम करने में जुट गया है। क्या ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं? क्या कोई नशे की हालत में था? क्योंकि हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई मुजफ्फरनगर की, वहां बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया था। वहां पर ड्राइवर था वो नशे की हालत में था। यहाँ पर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट है? नहीं विकास, अभी ऐसा कुछ जानकारी तो नहीं मिली है। फिलहाल ये जो कंटेनर पलटा है और जो खाली बस है, पुलिस का कहना है कि दोनों बहुत तेज स्पीड में थे, खासकर बस, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और इतने बड़े कंटेनर से टकरा गई जिसके चलते बस भी पलटी है और कंटेनर भी पलटा है। और इस कंटेनर में जो लोग भरे हुए थे, काफी बड़ा कंटेनर होता गाड़ियों को ले जाने वाला, जिसमें तकरीबन 100 लोग थे और ये सारे यूपी के प्रवासी मजदूर थे जो वापस अपने घर लौट रहे थे। तो उसके चलते हादसा हुआ है और ड्राइवरों का अभी क्या है इस बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी फिलहाल दी नहीं है और पुलिस अभी घायलों के इंतजाम में ही लगी हुई है। जी ब्रजेश, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा आप बता रहे हैं, 55 घायल हैं, 7 मजदूर भाइयों की मौत हो गई है, तो ये मुझे बताएं कि ये लोग अपने परिवारों के साथ थे? क्या घायलों में महिलाएं और बच्चे भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम परिवार लोग थे और तकरीबन सारे लोग मिला के तकरीबन 100 लोग होते हैं। आप जानते हैं जो कंटेनर होता है, जो बड़ा से जो गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का यहाँ से वहाँ, उनमें अंदर लोग भरे हुए थे और बाहर से भले ही ना देखे मगर अंदर काफी लोग समा जाते हैं। ये सारे अपने परिवारों के साथ थे, प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से निकले थे, उत्तर प्रदेश अपने वापस घर लौट रहे थे और रात में ये हादसा हुआ है और जिसके चलते संख्या इतनी ज्यादा है घायलों की, क्योंकि उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बहुत छोटे बच्चे भी हैं। तो फिलहाल कंटेनर में जा रहे थे, इसका मतलब ये तो साफ है कि ये सरकारी इंतजाम नहीं थे कहीं से भी। किस मजबूरी में ये लोग रहे होंगे कि कंटेनर में भेड़ बकरियों की तरह इन्हें भर भर कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई इंतजाम नहीं है इनके लिए। आप बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिमा, ये दरअसल ये हालात ही ऐसे हैं कि जहाँ देखो ये छोटे छोटे माने परिवहन के नए नए रास्ते इन लोगों ने, प्रवासी मजदूरों ने अपने उस जगह से निकलने के लिए बना लिए हैं। चाहे छोटे बड़ा कंटेनर हो, चाहे छोटा पिकअप वाहन हो, चाहे छोटे छोटे टैक्सी हो, ऑटो, किसी भी तरह उस जगह से निकलना है। उसमें कितने भी लोग भर लेते हैं, 2-2, 3-3 उसमें लेयर बना लेते हैं, उसमें ये सारे लोग बैठ जाते हैं और फिर किसी तरह जान बचा के भागने जैसी हालत है। निश्चित ही सबको देख देख के बहुत दुख होता है और इस हालत में भरे रहते छोटा सा बहुत लोगों की जान ले लेता है।
शुक्रिया जी, बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। खबर पर आप अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। आप जानते हैं देश में कई बार धार्मिक आयोजन हुए लॉकडाउन के बावजूद, जो कहीं ना कहीं देश में कोरोना वायरस फैलने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थे। धार्मिक आयोजन के नाम पर सामाजिक दूरी के नियमों को तोड़े जाने की एक कहानी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, एक कहानी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सागर में जैन मुनि के दर्शन के लिए भीड़ ने लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ डाले। ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश में कोरोना से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब इसी इलाके में एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने से मच गया है हड़कंप। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकारी जो बातें होती हैं और जमीनी हकीकत होती है, उसका फर्क ये रिपोर्ट हमारी आपको बताएगी। मध्य प्रदेश के सागर का ये वीडियो केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना से जंग पर पानी सा फेरता नजर आ रहा है। वीडियो में जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज अपने साथी मुनियों के साथ पद विहार करते दिख रहे हैं। सामाजिक दूरी के नियम टूट गए, संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ये धार्मिक आयोजन चिंता का विषय है, क्योंकि जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज अपने अनुयायियों के साथ सागर के भाग्योदय तीर्थ हॉस्पिटल परिसर में रुके थे। इसी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। थाना प्रभारी को हमने निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग प्लस 144 का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जांच करके आयोजकों पे और जो जो भी वीडियो विजुअल में है उनके विरुद्ध 144 के उल्लंघन की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। भाग्योदय हॉस्पिटल, मंदिर क्षेत्र समेत पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के मामले में 5 नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज एक ऐसे योद्धा की कहानी आपको दिखाते हैं जो खुद कैंसर से पीड़ित है, लेकिन देश सेवा, उनका समर्पण देखने लायक है। तस्वीरों में जोधपुर की डॉक्टर अनुराधा शर्मा कैंसर से लड़ रही है। पिछले 6 महीने से इनका इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा इन्हें दूसरों से बहुत ज्यादा है, पर रोज जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक घोल बनाती हैं, जिसे काढ़ा कहते हैं। इसे कोरोना रोकथाम में लगे कर्मचारियों के बीच जाकर बांटती है। करीब 1.5 महीने से हमारे थाना एरिया में जब से पॉजिटिव लोग आना शुरू हुआ और कर्फ्यू लगा था, तब से दोनों ही टाइम यहाँ से हम काढ़ा लेके जाते हैं। जो हाई रिस्क जोन में जो भी हमारे जवान ड्यूटी करते हैं, उनको सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ से काढ़ा लेके जाते पिलाते हैं। हम खुद भी पीते हैं और तमाम स्टाफ को पिलाते हैं, और इसी वजह से हाई रिस्क जोन में सारे जो कांस्टेबल थे वो अच्छी तरह से ड्यूटी कर पाए। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि काढ़ा रोग से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। कोरोना रोकथाम में लगे लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोरोना बीमारी शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी से होती है। मेरे इलाज के डॉक्टर विनय व्यास जी, उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी काफी लो हो जाती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में, कोरोना जैसी बीमारियों में। तो उनके निर्देश के हिसाब से मैंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चालू किया। मैं 4-5 महीने से इस काढ़े का सेवन कर रही हूँ, और जब हमने देखा कि मुझे इतना फायदा इस चीज से मिला है कि मैं सेकेंडरी इन्फेक्शन से काफी तौर पे बची हुई हूँ, तो हमने सोचा कि ये जो आयुर्वेद मंत्रालय है उनके निर्देश के अनुसार उनकी पालना करते हुए हम लोगों ने ये काढ़े में जो ताजा औषधियाँ भी नहीं कहूंगी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर में ही घरेलू यूज में रोजमर्रा की चीजों में काम आती हैं, तो हम लोगों ने उनका यूज करते हुए काढ़ा बनाया। सुबह शाम हम लोग ताजा बनाते हैं और वितरित करने की कोशिश करते हैं। नागरिकों का यही जज्बा किसी राष्ट्र को मुश्किल वक्त से निकालता है और अपराजेय बनाता है। घर लौट रहे मजदूरों के साथ 2 जगहों पर देश में दर्दनाक हादसा हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बस ने 6 मजदूरों को बेरहमी से कुचल दिया। मध्य प्रदेश के गुना में मजदूरों को ले जा रहे कंटेनर और बस की टक्कर हो गई, जिसमें 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि मजदूरों को बस दो या फिर बस का। तो ये 2 हादसे, बड़े हादसे हुए हैं। एक मध्य प्रदेश के गुना में जहां कंटेनर और बस की टक्कर हुई, एक हुआ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जहां पर एक बस ने 6 मजदूरों को कुचल दिया।
उत्तर प्रदेश की घटना में 6 मजदूरों की मौत हुई है, गुना की घटना में 7 मजदूरों की मौत हुई है। गुना की घटना बड़ी इसीलिए भी है क्योंकि वहां 50 के करीब मजदूर घायल हैं और घायलों में बच्चे और महिलाएं भी हैं। आपको ये बता देते हैं कि जो मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ है वो रोडवेज की बस थी जिसने रात के अंधेरे में 10 मजदूरों को कुचल दिया। उनमें 6 की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। और वहीं जो दूसरा हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है उस मामले में 55 लोग घायल हैं और बहुत ही दुखद हादसा, और हादसे की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। ये हादसे की तस्वीरें आप गुना की देख रहे हैं। यहाँ ट्रेलर में सवार थे, कंटेनर में सवार होकर लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। तभी गुना के पास एक बस से उसकी टक्कर हुई, कंटेनर पलट गया। इसमें 100 के आसपास लोग सवार थे, 55 लोग घायल हो गए। 7 मजदूरों की दुखद मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है गुना के, उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये आज की रात मजदूरों पर बहुत भारी पड़ी है। ये वो मजदूर हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, लगातार कोशिश कर रहे थे अपने गांव और घर पहुंचने की। ये 2 तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है जहां रोडवेज की बस ने, जिसको एक नशे में सवार ड्राइवर चला रहा था, उसने 6 मजदूरों को कुचल दिया, उनकी जान गई। 4 मजदूर अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। वहीं गुना की तस्वीर दूसरी आप देख रहे हैं जहां 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, 50 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुखद ये है कि कंटेनर, छोटा सा कंटेनर, उसमें 100 लोग थे, अपने परिवार के साथ थे, बच्चे थे, उसमें महिलाएं थे। बताया जा रहा है कि घायलों में बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी हैं। सब अपने घर का, गृहस्थी का सामान उठाकर अपने अपने घर के लिए रवानगी कर रहे थे कंटेनर में। और इन सब के बीच एबीपी न्यूज सुबह से उठा रहा है कुछ बुनियादी और अहम सवाल ये कि कब तक जान जोखिम में डालकर मजदूर पैदल ही घर लौटते रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं बस दो या फिर बस करो। एबीपी न्यूज और कौन से अहम सवाल उठा रहा है? मजदूरों की घर वापसी का सुरक्षित इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है? पैदल घर लौट रहे मजदूरों के लिए गाड़ी का इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं कर रही है सरकारें? देखिए, एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है। ये सवाल सरकारों से है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है इन मजदूरों को उनको सुरक्षित घर पहुंचाना। एबीपी न्यूज का सवाल है, क्यों ना गलत नीतियों को इन मौतों का जिम्मेदार माना जाए? क्यों सरकार की गलत नीतियां इन मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं मानी जाएं? एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछ रहा है सरकार से क्योंकि एक रात में तकरीबन 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये प्रवासी मजदूर जो कि अपने गांव जाना चाहते थे, सरकारी इंतजाम नाकाफी पड़ गए। इन्होंने पैदल चलना तय किया, पैदल चलकर ये लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में जो ट्रेलर, टैंकर, बस, ट्रक मिल रहे हैं उसमें सवार होकर अपने गाँव जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आपको मौके पर से मजदूर की एक के साथ बातचीत सुना देते हैं। मौके पर उसने क्या देखा वो सुनिए। मैं नहीं जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से। कहाँ में आए थे आप? इधर रोडवेज में, बस में। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ उस बस का? मुझे नहीं वाला, मैं तो सो रहा था पीछे सीट पर, जो खाली गाड़ी थी। अच्छा, फिर अचानक क्या देखा आपने? आवाज हुई थी, मैंने पूछा उसने तो कह रहा था गाय से टकरा गई। अच्छा, फिर उतर के क्या देखा? उतर के मैंने गाड़ी अपने आगे रोकी है ना, जैसे यहाँ कोई आवाज हुई है तो गाड़ी आगे रुको तो यहाँ क्या मालूम। तो आपको महसूस नहीं हुआ जब 6-7? और अब मुजफ्फरनगर की घटना में मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी क्या कह रहे हैं, घटना के बाद सुनिए। यहाँ हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे। आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रह गए साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे हैं। 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल खत्म हो गए और जो बाकी रह गए 5-6, उनकी संभावना कुछ ऐसी है। तो देखिए, 2 अलग अलग हादसे, एक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई। दूसरा हादसा मध्य प्रदेश के गुना में हुआ जहां 7 मजदूरों की जान चली गई। यानी 2 अलग अलग हादसे, लेकिन दोनों में मजदूरों की मौत हो गई और 13 मजदूर मारे गए हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं, जब इससे पहले हादसा हुआ था वो ठीक 1 हफ्ते पहले 7 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मौके की हैं। ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
किस तरह से यहाँ पर मजदूर पैदल चलकर जा रहे थे। कुछ यूं ही हालात रहे हों कि मजदूर इसी तरह सड़क के किनारे किनारे पैदल चलते हुए जा रहे होंगे और पीछे से आई रोडवेज की बस ने उनको कुचल दिया होगा। देखिए, एकदम रात के गहरे अंधेरे में मजदूरों को देखना बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि बस की जो हेडलाइट होती है काफ़ी तेज होती है, लेकिन बस ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। नशे की हालत में उसने इन मजदूरों पर बस चढ़ा दी। 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाकई पलायन की एक परेशान करने वाली तस्वीर आई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, दूसरी तस्वीर आई मध्य प्रदेश के गुना से। दोनों ही खबरों में दुखद ये है कि मजदूर भाइयों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर की घटना में 6 मजदूर भाइयों की मौत हुई है, वहीं गुना की घटना में 8 मजदूर भाइयों की मौत हुई है। गुना की घटना बहुत बड़ी बताई जा रही है, करीब 50 के करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ बेहद गंभीर हैं। और यहां कंटेनर में 100 मजदूर अपने परिवार के साथ मौजूद थे, यानी कि घायलों में बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। ये दोनों ही घटनाएं देर रात हुई हैं, इसलिए किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि पहली घटना में शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जो बस का ड्राइवर था, जो रोडवेज बस का ड्राइवर जिसने कुचला है, वो नशे की हालत में था। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। देखिए, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 6 मजदूरों की मौत मुजफ्फरनगर में हुई है, 8 मजदूरों की मौत गुना में हुई है। सुबह सुबह ये दुखद खबर आई है। आज की काली रात मजदूरों के लिए कहर बनकर आई। एक जगह बस ने कुचला, दूसरी जगह बस और कंटेनर की टक्कर ने 8 मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया है। बेहद दुखद खबर है और इस खबर के लिए जिम्मेदार, इस हादसे के लिए जिम्मेदार सरकार की नीतियां हैं। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार की नीतियों की वजह से मजदूर सड़कों पर हैं, सड़कों पर उनको बस नहीं मिल रही है। अब सरकारें बस करें। पलायन की एक परेशान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में एक ऐसे परिवार की दर्द भरी कहानी सुनिए जो आप देखेंगे तो आप कांप जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश जा रहा है ये परिवार, अपने बच्चों को कैसे ले जा रहा है, देखिए और समझिए कि सरकारी मदद की जमीनी हकीकत आखिरकार है क्या। कोई व्यवस्था बन जाएगी दिल्ली से बाहर, तो कोई साधन मिल जाएगा तो चले जाएंगे। इस तस्वीर में 4 साल का राज अपनी बहन के साथ खिलौने वाली गाड़ी पर बेफिक्र सोता नजर आ रहा है। साथ ही कुछ सामान भी बांधा गया है। सोते हुए इन बच्चों को अंदाजा भी नहीं है कि उनके माँ बाप इस खिलौने को रस्सी के जरिए खींचते हुए 6 घंटे का लंबा सफर तय कर चुके हैं और न जाने कितने घंटे अभी चलना होगा। अब इसलिए जा रहे कि यहाँ ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना पैसों की, ना कोई ठेकेदार आ रहा है, ना कोई मालिक आ रहा है। तो यहाँ रह के करेंगे क्या? बच्चे परेशान है, तो घर जाके गुजारा कर चला लेंगे। बच्चे हैं, कितनी देर से चल रहे हैं? 6 घंटे से चल रहे हैं हम। छोटे बच्चों के साथ? हाँ, छोटे बच्चों के साथ। कुछ बच्चों को गोद में ले लेते हैं, कुछ पैदल भी चल लेते हैं, तो इसी सहारे अपना सफर तय कर लेंगे। अरमान सड़क पर घिस रहे हैं। खिलौने खेलने की जगह जिंदगी बचाने का जरिया बन गए हैं। एक माँ के लिए इससे दुखद क्या होगा कि बच्चों के खिलौने को जान बचाने का जरिया बनाना पड़े। अब करेंगे, कोई थोड़ा बहुत वाहन मिल जाएगा, बॉर्डर पार करके धीरे धीरे चलते जाएंगे। सड़कें दर्द की ऐसी कहानियों से कभी खाली नहीं होती। कोई अंधेरा, कोई दूरी इन्हें रोक नहीं पाती। कहीं बच्चों की गाड़ी तो कहीं एक पिता की सवारी। एक तस्वीर हटती है तो दूसरी सामने आ जाती है। भला हो इस छोटे से पहिए का जो इनका कुछ बोझ तो कम कर रहा है। 2 छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको एक छोटी गाड़ी पर लेकर के खींचते हुए ले जा रहे हैं। ये तस्वीर है हमारी राजधानी दिल्ली की, जहाँ पे पिछले कई दिनों से लॉकडाउन जारी है और लगातार कोरोना वायरस की केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, पैदल ही चलते जा रहे हैं। 6 घंटे से पैदल चल रहे हैं, साइकिल पे सामान लेकर के, हाथ में झोला उठा करके चल रहे हैं। इतने देर से चल रहे हैं, बच्चे के पैर में दर्द हो गया, इसलिए उसके पिता ने उसको कंधों पर उठा लिया। ये तस्वीरें हैं जो दर्दनाक तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर मजदूर पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। सवाल एक ही है कि जब बच्चों की गाड़ी पर पैदल आदमी जा ही रहा है तो फिर उसे सामाजिक दूरी वाली बस क्यों नहीं दी जा सकती।
देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हादसा हुआ उसमें 6 लोगों की जान चले गई। वो 6 लोग कौन थे, ये डिटेल्स हम दे रहे हैं ताकि जो परिवार वाले हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। आपको बता दें, वीरेंद्र बख्तियारपुर पटना से ताल्लुक रखते थे, जिनके इस हादसे में मौत हो गई है। देखिए, उसके अलावा हरीश दुलारपुर ये गोपालगंज से ताल्लुक रखते थे और गोपालगंज ही ये मजदूर जा रहे थे। इसके अलावा विकास दुलारपुर ये भी गोपालगंज के ही रहने वाले थे। एक और नाम आपको बताएं, उससे पहले तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हरीश खजूरिया गोपालगंज के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा वासुदेव सिंह गोपालगंज बिहार से ही रहने वाले थे और वहीं जा रहे थे। देखिए, गुड्डू भोजपुर बिहार के रहने वाले थे और ये भी इसी हादसे में मौत का शिकार हो गए। और एबीपी न्यूज लगातार इस हादसे पर सवाल उठा रहा है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। कब तक जान जोखिम में डालकर मजदूर पैदल ही घर लौटते रहेंगे? सरकार इंतजाम तो करने की बात कर रही है, लेकिन उसके पास ना बस का इंतजाम है ना ट्रेन का इंतजाम है। मजदूरों की घर वापसी का सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा है? पैदल घर लौट रहे मजदूरों के लिए गाड़ी का इंतजाम क्या करना इतना मुश्किल है? क्यों नहीं हो पा रहे ये इंतजाम? इसलिए हम कह रहे हैं मजदूरों को बस दो या बस करो। अब क्यों ना गलत नीतियों को इन मौतों का जिम्मेदार माना जाए, ये एक बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर झांसी से जुड़ी हुई है। पूरे देश की सड़कों पर आम आदमी लगातार चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ये कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, पर इन्हें बस और ट्रेन की सुविधा नहीं है। ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये रिपोर्ट देखिए, उस मजाक को समझिए और शेयर कीजिए। कहां से आ रहे? कड़ी धूप में एक आदमी दूसरे आदमी को बेरिंग पर बिठाकर खींचकर चला जा रहा है। शिवेंद्र कुमार और बलदेव राजस्थान के पुष्कर से आ रहे हैं, जो कि रेड जोन में आने वाले जिले अजमेर का हिस्सा है और वहां 200 से ज्यादा केस है। इन्हें मध्य प्रदेश के सागर जाना है, जो ऑरेंज जोन है, जहां 9 केस हैं। कहां से आ रहे? ये खड़े हैं यूपी के झांसी में, जो खबर लिखे जाने तक ऑरेंज जोन में है। झांसी से यूपी के मजदूरों की प्रशासन बसों से घर वापसी करवा रहा है, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश जाना है। इनकी मदद किसी ने नहीं की। आगे भी ये 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंच ही जाएंगे। ये तस्वीरें दुखद हैं, मजाक भी लगती हैं। राजस्थान के रेड जोन अजमेर से ये दोनों पैदल कई जिले पार कर यूपी के ऑरेंज जोन झांसी तक पहुंच गए। कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के ऑरेंज जोन सागर भी पहुंच ही जाएंगे। तो फिर इनको सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने वाली बस ही दे दो, ताकि ये आराम से घर पहुंच जाए। क्योंकि वायरस पैदल चलने से खत्म तो होता नहीं है और न ही बस में दूरी बनाकर बैठने से भड़कता है। अब हम चाहते हैं कि गुना में जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें भी आप देखिए, और मंशा हमारी ये है कि इस दर्द को आप और हम एक राष्ट्र नागरिक के तौर पर समझें और देखें कि गुना बस हादसा कितना बड़ा है। खाली बस कंटेनर से टकराई। कंटेनर में 100 मजदूर अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। पहचानना मुश्किल है इस कंटेनर को कि कभी कंटेनर हुआ करता था। आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए इसके अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। पहले मरने वालों की संख्या 7 थी, फिर 8 हुई और अब हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मजदूरों में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। 50 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। एक अहम खबर अभी जान लीजिए। कोरोना संकट के बीच सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इससे अर्थव्यवस्था के सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, अर्थव्यवस्था में इस तरह के पैकेज की उम्मीद भी की जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बीच क्या फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं? क्या पूरी क्षमता से फैक्ट्रियां काम कर रही हैं? क्या ये हो रहा है? फैक्ट्रियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? मजदूरों की स्थितियां इस वक्त देश भर में क्या हैं? और सरकार पर फैक्ट्री वालों का कितना विश्वास है? इसकी पड़ताल के लिए हम लखनऊ की एक फैक्ट्री में पहुंचे। हमने क्या जाना, ये समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कहते हुए लोकल से वोकल बनने की भी बात कही है और इसके तहत एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो कि भारत को विश्व की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान दिलाए। आज प्रधानमंत्री की बात का
जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें किस तरीके के आत्मविश्वास जगा है, इसकी पड़ताल के लिए मैं लखनऊ में मौजूद हूं। और ये ट्रू पावर नाम की एक फैक्ट्री है जहां पर इलेक्ट्रिकल केबल, वायर और अर्थिंग के सामान बनते हैं। लखनऊ की ट्रू पावर कंपनी का कारखाना 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से ही बंद पड़ा था, लेकिन अब यहाँ मशीनें फिर चल पड़ी हैं। ऐसे में सबसे पहले हमने पड़ताल की कि यहाँ सरकार के तय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ट्रू पावर नाम की इस फैक्ट्री में जैसे ही हम पहुंचे, हमारे पहुंचने में हमारी जो गाड़ी है सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया गया और हमारे लिए भी यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो भी फैक्ट्री में आएगा उसको नियमों के तहत डिसइंफेक्टेंट उसके कांटेक्ट में आएगा, चाहे वो उसकी गाड़ी हो, चाहे वो उसके हाथ हो, हर जगह पे सैनिटाइज करने की व्यवस्था है। यानी कि जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को फैक्ट्री के अंदर पूरा किया जा रहा है। ट्रू पावर फैक्ट्री में 4 सेक्शन हैं, जिनमें 3 सेक्शन में ही अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन केबल सेक्शन पूरी तरह से बंद पड़ा है। सबसे ज्यादा मांग केबल और वायर की ही होती है, लेकिन बाजार में मांग भी नहीं है और जो स्टॉक रखा हुआ था उसकी डिलीवरी भी नहीं हो पाई है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है, क्योंकि उनको सैलरी भी देनी है, अपना धंधा भी देखना है और मार्केट की डिमांड भी देखना है, अपना चलाना है, अपनी जीविका भी देखनी है। क्योंकि उसके ऊपर तो अभी तक सर कुछ हटा नहीं है। उसको बिजली बिल देना है, उसको अपना EMI देना है, उसको अपना कार लोन देना है, उसको अपना होम लोन देना है, उसको तो सब देना है। और कमाई सर 3 महीने से बंद हो गई है। तो सरकार से यही करूंगा कि धीरे धीरे इसको देखते हुए धीरे धीरे रास्ते पे पटरी पे आवे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस केबल कंपनी में अभी सिर्फ 1/3 कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। ऐसे में जहां हर सेक्शन में 7 से 8 लोगों की जरूरत होती है, वहां सिर्फ 2 से 3 लोगों से ही काम चलाना पड़ रहा है। कंपनी चाहती है कि सरकार इस शर्त को खत्म करे। जैसे ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें 2 आदमी की जरूरत होती है। एक आदमी इधर से, एक आदमी उधर से काम करता है। बट अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कम लोगों में काम चला रहे हैं अपना। मतलब ये जो काम कर रहे हैं इसमें पहले 2 लोग लगते? जी, पहले 2 लोग लगते थे इसमें, अभी हम सिंगल से काम चला रहे हैं। कमी आपने की है या मजदूरों की कमी है? मजदूरों की भी कमी है और हमने की भी है, दोनों बातें हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो कोरोना के खतरे और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत दोनों को समझते हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए हर हाथ को काम जरूरी है। सरकार अब कह रही है कि श्रम कानून में कुछ बदलाव किया है, अगर 12 घंटे भी फैक्ट्री चाहेगी तो 12 घंटा काम कराएगी। तो क्या कहेंगे, इस मुश्किल दौर में आप लोग सरकार के साथ हैं? नहीं है साहब, ड्यूटी हम 8 घंटा करेंगे, बस उसके लिए पैसा अगर बढ़ा के दे रहे हैं तो फिर 12 घंटे करना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं घंटा बढ़े तो पैसा भी बढ़े? पैसा भी बढ़े, टाइम के अनुसार पैसा भी बढ़ना चाहिए ना। लखनऊ की इस केबल कंपनी की पड़ताल में हमने पाया कि चाहे उद्योग हो या उससे जुड़े कामगार, सब कोरोना के प्रति जागरूक हैं। ऐसे में सरकार को लोगों पर भरोसा कर काम करने की और छूट देनी चाहिए, ताकि इंडिया कमाए भी और कोरोना को भगाए भी। अगली खबर लंबी दूरी के ट्रक ड्राइवरों के लिए। लंबी दूरी की यात्रा पर गाड़ी पंचर का किसी की भी हवा निकाल देता है। और खास तौर पर ट्रक हो, ट्रक में अगर कंडक्टर ना हो और सामान बहुत ज्यादा हो विकास, तो हालत खराब हो जाती है। लॉकडाउन जैसे हालात हों तो दिक्कत और बढ़नी है, क्योंकि कोई दुकान आपको मिलेगी नहीं मदद करने के लिए। लेकिन यही तो मुसीबत है जो मौके में तब्दील की जा सकती है। देखिए, नमस्ते भारत में हम खबरें काम की लाते हैं, कहानियां कमाल की लाते हैं। तो ये एक ऐसी ही कहानी है, आपको एक ऐसी ही कमाल की कहानी हम दिखाने जा रहे हैं जिसका विषय पंचर है, पर लोगों में हौसलों की हवा भर देगी ये खबर। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर। आप देख सकते हैं राजमार्गों पर इस वक्त यातायात चल रहा है। जरूरी वाहन जो खासतौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई चेन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका यहाँ पर आवागमन लगातार चल रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इन ट्रक ड्राइवर्स को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवरों को इस तरीके से टायर लेकर आना पड़ता है, अगर उनका टायर पंक्चर हो जाता है तो। ये अरशद है, ट्रक ड्राइवर। अरशद को बेंगलुरु से दिल्ली का सफर तय करना है, लेकिन समस्या ये है कि इस लॉकडाउन में बीच हाईवे पर ट्रक के 2 टायर पंक्चर हो गए। गाड़ी खड़ी हो गई, करें तो क्या करें। तब एक ऐप ने इनकी मदद की, जिसका नाम है फ्लीका ऐप। हमारे एक साथी ड्राइवर ने बताए थे कि इसे ऐप से डाउनलोड करो, इससे चेक कर सकते हो कहाँ पे है टायर की दुकान। तो यहाँ मिल गए? हाँ जी। तो कितने किलोमीटर तक आए आपको? 25 किलोमीटर तक। 25 किलोमीटर? हाँ जी। और दुकान नहीं मिली? नहीं जी, सारी दुकानें बंद है? सब। फ्लीका ऐप क्या है और कैसे मदद करता है, ये तो जाना आपने।
पर इसको किसने और क्या सोचकर बनाया, जानने के लिए इसके निर्माता से मिले हमारे संवाददाता मनीष शर्मा। तो हमने इस एप्लीकेशन को वर्किंग किया है, जहाँ पे कि ड्राइवर खुद जाके एप्लीकेशन में देख सकता है कितनी दूर पे फ्लिका सेंटर अवेलेबल है, और वहाँ पे वो टायर पंचर रिलेटेड, टायर से रिलेटेड सर्विसेज ले सकता है और वो पंचर को रिपेयर कर। नहीं तो क्या होता था कि बहुत सारा टाइम उसका ब्रेकडाउन में निकल जाता था और इमरजेंसी गुड्स टाइमली डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकती थी। फोन नंबर की मदद से फ्लिका ऐप को चलाया जा सकता है और पंचर के अलावा पार्किंग जैसी कई दूसरी सुविधाओं का पता लगाया जा सकता है। टायर पंचर के शॉप हैं, कुछ अलाइनमेंट सेंटर हैं, कुछ पार्किंग स्पेस भी है। जैसे किसी का ढाबा के पास में ही हमारे सेंटर्स है, ताकि वो ड्राइवर भाई जाके खाना खा ले, तब तक उसका सर्विस हो जाए। फ्लिका ऐप के अपने सुविधा सेंटर भी हैं, जो 24 घंटे चलते हैं। मकबूल भाई ये बताओ कि कितने आ जाते हैं लोग ट्रक ड्राइवर? 8-10 टायर आ जाते हैं, 8-10 गाड़ी आती है। आ जाते हैं, तो ये सब ऐप के जरिए आते हैं और आप 24 घंटे खुले रखते हो? 24 घंटे। देश को जोड़ने वाले बड़े हाईवेज पर टीकम चंद की फ्लिका ऐप, फ्लिका के 350 से ज्यादा सेंटर्स हैं, जो दिन रात हाईवेज पर चलने वाले ट्रकों का सफर आसान बना रहे हैं।